बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है ये MTS 601 का लेक्चर नंबर 2 है। आज हमारी सेकंड वीडियो है MTS 601 की। इस वीडियो लेक्चर में हम अपने अगले सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट हमारा इंट्रोडक्शन का था। हमने OR ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर हमने इंट्रोडक्शन किया था और बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और किस किस फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये सेगमेंट नंबर 2 है। इसमें PERT और CPM ये दो जो है ये नेटवर्क की ब्रांचेज़ है। नेटवर्क की ब्रांचेज़ में आती है ऑपरेशन रिसर्च की जो ब्रांच नेटवर्क ब्रांचेज़ उसमें ये आती है और 4 to 10 लेक्चर इसमें इंक्लूड होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर में है इसमें हम CPM के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम PERT नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। CPM के लेक्चर्स में जो टॉपिक है इसमें 3 लेक्चर्स आते हैं, 4, 5 और 6। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आज के लेक्चर में ही ये तीनों लेक्चर्स आपको कवर करवा दूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको जो ठीक चीज़ है वो समझ भी आ जाए। तो आपके जो हैंड आउट्स हैं इसमें काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई थी, काफ़ी लंबी थ्योरी लिखी हुई थी। तो इनके लिए मैंने अलग से कुछ नोट्स बनाए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट से मिलेंगे और जो एग्जांपल मैं नोट्स के ऊपर नहीं नोट कर सकी वो आपको हैंड आउट से बेसिक चीज़ें जो है उन एग्जांपल्स की समझा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। सबसे पहले जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हम एक तरह का एक फ्लो चार्ट सा देखा था जिसमें हमने कहा था कि किस तरीके से हमारी जो ऑपरेशन रिसर्च है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और वो कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हमने ऑब्ज़र्व करना होता है। उसके बाद हम प्रॉब्लम की डेफिनेशन करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। फिर उसके बाद मॉडल कंस्ट्रक्शन और सॉल्यूशन, ये जो दोनों कैटेगरीज हैं मॉडल कंस्ट्रक्शन और सॉल्यूशन, ये दोनों आपकी OR टेक्निक्स में आती हैं। ये क्यों आती हैं दो, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है और जो प्रॉब्लम की डेफिनेशन है ये हर बंदे की अलग होगी। अगर कोई फ़िज़िक्स वाला है तो उसकी फ़िज़िक्स का प्रॉब्लम होगा, अगर कोई केमिस्ट्री वाला है तो उसका केमिस्ट्री का प्रॉब्लम होगा, अगर कोई ICS वाला है, CS वाला, IT वाला है तो उसका अपने तरह का प्रॉब्लम होगा, अगर कोई मैथ वाला है तो उसका मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होगा। तो चीज़ को ऑब्ज़र्व करना और प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना ये हर उस बंदे का काम है जिसका प्रॉब्लम है। उसके बाद जब उसने OR टेक्निक्स लगानी है तो OR टेक्निक में ये दोनों चीज़ें आती हैं, मॉडल कंस्ट्रक्शन और फिर सॉल्यूशन। यानी कि प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद जो एक मॉडल हम बनाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी अपने पिछले लेक्चर में घर बनाने की। तो घर जो है वो कहाँ से बनाना शुरू करते हैं, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है। अब जो उससे पहले की चीज़ें हैं वो जो घर बनाने वाले हैं उसने ऑब्ज़र्व किया है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो घर बना सके। फिर उसको जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उन प्रॉब्लम्स को भी उसने डिफ़ाइन किया कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो कहाँ से लेगा, वो बैंक से लोन लेगा, वो किसी अपनी रिलेटिव से लेगा या कहीं से भी वो अरेंज करेगा। तो ये उसका काम था। अब आगे बात आती है कि घर बनाने की। तो जिसने घर बनाना है, मतलब जिससे वो नक्शा बनवाएगा, उसको वो सारी डिटेल्स बताएगा कि उसने इस तरीके से घर बनाना है। तो फिर वो उसको मॉडल कंस्ट्रक्ट करके देगा, उसके सॉल्यूशन उसको निकाल के देगा कि अगर आप इस तरीके से काम करें तो इतने पैसों में आपका काम हो जाएगा। और फिर वो जो घर बनाने वाला है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, मजदूर लगाएगा, मिस्त्री लगाएगा, जिस तरीके से भी करेगा वो अपना घर जो है वो तामीर करवा लेगा। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि क्या 5 चीज़ें इसमें आती हैं: ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, मॉडल कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन। ये पांचों चीज़ें आपकी इन लेक्चर्स में यूज़ होंगी। OR टेक्निक्स हैं ये। OR टेक्निक्स मॉडल कंस्ट्रक्शन और सॉल्यूशन है। बाकी प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ऑब्जर्व करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप पहले आपकी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, अगर आपने ऑब्जर्वेशन ठीक की है लेकिन आपके जो प्रॉब्लम को डिफाइन करने का तरीका है वो गलत हो सकता है। मैंने आपको पिछले जो लेक्चर है उसमें कंप्लीट एग्जांपल्स दे के बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। पहले आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखें और उसके बाद आप अगला लेक्चर स्टार्ट करें। उसके बाद हमने कुछ टेक्निक्स देखी थी कि OR टेक्निक्स होती कौन कौन सी है: मैथमेटिकल, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिस्टिक, इन्वेंट्री, नेटवर्क्स और अदर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है
उसमें हमने नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना, मतलब लेक्चर नंबर 4 से लेक्चर नंबर 10 तक जितने भी हमारे 2 टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं, तो इन सारे टॉपिक्स में हमने क्या करना है, नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है। सीपीआर और जो पर्ट है ये दोनों नेटवर्क हैं, ठीक है, इसलिए ये नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसी लेक्चर के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि सीपीएम क्या है। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड है, स्टैंड करता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो सीपीएम है। सबसे पहले ये कब यूटिलाइज्ड हुआ था, ईआईडू पोंट की एक कंपनी थी, उन्होंने 1958 में इसको यूटिलाइज़ किया था। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये आपकी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है वो मार्क कर लें। सीपीएम इज़ मोस्टली यूज इन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, वही बात जो अभी आपको मैंने पीछे बताई। सीपीएम मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टाइम, ठीक है, टाइम को मैनेज करना। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आप एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम इतने दिनों में हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है ना, जो इसका पूरा निचोड़ है वो टाइम के ऊपर आता है, दिनों के ऊपर आता है, हफ्तों के ऊपर आता है, मतलब टाइम ही है ना। टाइम का हमें पता होगा तो ज़ाहिर बात है, अगर दिन है तो दिन में भी टाइम होगा, हफ्ते हैं तो उसमें भी टाइम होगा। तो ये हमें एक टाइम पीरियड बताता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट, आपका कोई भी काम जो है वो कितने दिनों में, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है। आर इन ए सिचुएशन ऑलरेडी हैंडल, वही बात की एक सिचुएशन है वो ऑलरेडी हैंडल है, ठीक है। उसको पता है कि घर बनाना है, कोई कंपनी हमने जो है वो बनानी है, किसी बैंक को हमने तब बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो वो पूरी चीज़ जो है वो पहले हैंडल्ड हुई भी होगी। सीपीएम जो है वो हमें क्या करता है, एक मखसूस हमें टाइम पीरियड बताता है, कितने टाइम पीरियड में आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे पर्ट और सीपीएम यूज़ होते हैं। ये दोनों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए क्योंकि ये दोनों में यूज़ होता है, तो इसलिए बार बार चीज़ों को रिपीट ना करना पड़े, एक ही साथ हम इसको देख लेते हैं। सीपीएम और पर्ट नेटवर्क कहाँ पे यूज़ होते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और ऑफ अ हाईवे, ठीक है, हाईवे या फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इनको यूज़ किया जाता है। प्लानिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनानी हो, उसके बारे में प्लान करना हो, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। सारी बातें मैंने आपको बताया कि ये प्लानिंग का नाम है, ये आपको बताता है कि इतने टाइम में आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूलिंग द मेंटेनेंस फॉर अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का शेड्यूल के लिए ये यूज़ होता है। द मैन्युफैक्चर एंड असेंबली ऑफ द लार्ज मशीन टूल्स, ठीक है, जो लार्ज मशीन टूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं। टू कंडक्ट द म्यूज़िक अदर ड्रामा फेस्टिवल, जरी बात है वहाँ पे भी मखसूस टाइम पीरियड होता है, सारा एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है कि क्या काम पहले करना है, कौन सा सीन पहले है, कौन सा बाद में, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द बजट फॉर अ कंपनी, या किसी कंपनी के बजट में भी ये हेल्पफुल होता है। अब आगे हम देखते हैं कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क का कंसेप्ट क्या है। जो फर्स्ट स्टेप है सीपीएम और पर्ट में, इज़ टू डेवलप अ नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है। जो भी आपका प्लान होगा उसके बारे में एक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आगे हम अब देखते हैं कि ये कैसे हम जो है वो एक जो है वो रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, किस तरह प्रेजेंट करते हैं। अ नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विद द फ्लो ऑफ द सम टाइप इन इट्स ब्रांचेस, ठीक है। क्या होता है कि जो नेटवर्क है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम कुछ ब्रांचेस को उसमें डिफ़ाइन करते हैं। इट रिप्रेजेंट नोड्स एंड ब्रांचेस, इसमें नोड्स और ब्रांचेस को यूज़ करते हुए हम एक नेटवर्क बनाते हैं। देखते हैं कैसे, ये देखें यहाँ पे आपको एक ये डायग्राम छोटी सी नज़र आ रही होगी। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये जो सर्कल हैं आपके, इनको आप नोड कहते हैं। और ये जो दरमियान में आपको एक तीर नज़र आ रहा है, ये तीर, इस तीर को आप ब्रांच कहते हैं, ठीक है। ये दरमियान में ब्रांचेस होती हैं। किसी भी चीज़ को हम जोड़ते हैं आपस में, बताते हैं कि इस काम के बाद ये काम करना है। वो जो काम हम डिफ़ाइन करते हैं वो हमारा इन बॉक्सेस के अंदर हम लिखते हैं, और ये नोड्स होते हैं, ठीक है, जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि कैसे हम इसको करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नोड्स और ब्रांचेस से। तो यहाँ पे जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ये नोड्स हैं आपके, और ये जो दरमियान में एक तीर नज़र आ रहा है इसको आप ब्रांच कहते हैं। जो फर्स्ट वाला आपका नोड है वो टेल इवेंट है, और जो सेकंड वाला है वो आपका हेड इवेंट है। हेड इवेंट में हमेशा आपकी वैल्यू जो है वो टेल इवेंट से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है, टाइम फ्लो ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो द वैल्यू ऑफ हेड इवेंट मस्ट बी ग्रेटर देन टेल इवेंट। ये बात मैंने आपको बताई है कि जो आपका हेड इवेंट है उसमें वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम फ्लो करता है लेफ़्ट टू राइट। तो जो आपके ये तीर होंगे यहाँ पे जो आपने लाइंस लगाई हैं, इनकी डायरेक्शन भी सेम आएगी।
आगे अब हम एग्जांपल देखते हैं इसी की कि किस तरीके से हम जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं। अ कंपनी इज़ इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग अ बजट, द डिटेल ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड द डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्ड आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, जहाँ पे एक टेबल दिया गया है और इसमें जो है वो जॉब आइडेंटिफिकेशन दी हुई है ABCDE। उसके बाद यहाँ पे कुछ अल्टरनेट दिए गए हैं 1 से 2, 2 से 4, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। जॉब की डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, उसके बाद डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं। जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है? फोरकास्टिंग सेल। सबसे जो पहला काम होता है वो फोरकास्ट करना होता है सेल्स को, और वो कौन सा डिपार्टमेंट करेंगे? सेल डिपार्टमेंट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है बी वाला, उसमें प्राइसिंग सेल्स। ठीक है, हम अपनी प्राइजेस जो है वो फिक्स करते हैं। इसमें भी पूरा एक मेथड होता है, पूरी एक साइंस इंक्लूड होती है, जो कोई ऐसे ही हम मतलब फिक्स नहीं कर देते कितनी प्राइस इस चीज़ की होगी। उसके बाद प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट बनाना है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन सी डिपार्टमेंट इंक्लूड होगा? वो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद कॉस्टिंग द प्रोडक्शन, वो उसमें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आएगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द बजट, उसमें प्रेसिडेंट है, यानी कि पूरे काम हो जाने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो एक प्रेसिडेंट करता है, जो कि जितना बजट उसमें इंक्लूड होता है उसमें उसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो उसको प्रॉफिट वहाँ से होना होता है वो सारा निकाल के वो एक चीज़ को जो है वो बताता है, और फिर जो प्रोडक्ट है वो जाके आगे मार्केट में सेल होती है। तो ये देखें, इसका हमने एक नेटवर्क बनाया है। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि हमने 1 से 2 तक जाना है। यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो हमने कहा है, ये चीज़ हमने देखी है। ये इसने क्या बोला है? 1 से 2 तक हमने जाना है। आगे देखें तो यहाँ पे हमने नेटवर्क बनाया, ये 1 2। उसके बाद हमने इसने कहा कि आपने क्या करना है, यहाँ से 2 से 4 आना है। तो यहाँ से देखिए 2 से 4 हमारा एरो गया है। उसके बाद इसने हमें बोला है कि 2 से 3 भी आना है। दैट्स वाई यहाँ से 2 से 4, पहले 2 से 4 और फिर 2 से 3, 2 से 3, 2 से 4, जैसे आप इसको मतलब एक पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। फिर उसने बोला है कि 3 से 4, तो हमने जो एरो बनाया वो कहाँ से बनाया? 3 से 4 तक बना दिया। फिर उसने जो लास्ट स्टेप था उसमें उसने बोला कि आपने 4 से 5 तक आना है। तो लास्ट वाला जो हमने था उसमें हमने 4 को 5 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये होता है एक नेटवर्क। ये आपका एक पूरा नेटवर्क बन गया। उसके बाद ABCDE उसी तरतीब से हमने लिख दिया जिस तरतीब से यहाँ पे हमें टेबल में गिवन था। ये तो एक सिंपल सा नेटवर्क हमने बनाया है। आगे देखेंगे कि मज़ीद इसमें क्या क्या हम जो है वो चीज़ों को ऐड करते हैं और किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, या फिर हमें ये जो नेटवर्क होता है ये दिया गया होता है, इसको हमने टेबल में कन्वर्ट करना होता है, या फिर हमें टेबल दिया गया होता है तो उसको हमने एक नेटवर्क बनाना होता है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। तो सेम इसी तरीके से नेटवर्क की कंस्ट्रक्शन के लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको हम देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें देखें कि ईच एक्टिविटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ओनली 1 एरो। ठीक है, जो हर एक एक्टिविटी है, जो हमने यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया है, यानी कि 1 से 2 तक अगर आ रहे हैं हम, तो इसमें एक ही एरो इस्तेमाल होगा। दिस मीन दैट नो सिंगल एक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड टू इन अ नेटवर्क। यानी कि अगर हमने ये एक एक्टिविटी बनाई है 1 से 2 तक, तो हम दोबारा से कहीं पर भी इस पूरे नेटवर्क में 1 को या 2 को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका पहला रूल है। दूसरा रूल कहता है कि नो टू एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द सेम एंड इवेंट्स। ठीक है, जो इसके एंड इवेंट्स हैं उसको सेम होना चाहिए। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ है उनको कैसे आइडेंटिफाइड किया जाता है? जो उनके एंड इवेंट्स आएंगे वो सेम। दिस मीन दैट देयर शुड नॉट बी लूप इन द नेटवर्क, यानी कि लूप्स नहीं होने चाहिए। लूप्स मतलब कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि CS या IT में क्या होता है कि लूप्स को यूज़ किया जाता है। फॉर लूप हो गया, डू वाइल लूप एंड नेस्टेड इफ लूप। तो वहाँ पे कंडीशंस को चेक किया जाता है और फिर आगे जो है वो परफॉर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। टाइम फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑल द एरोज पॉइंट इन वन डायरेक्शन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, यानी कि जो हमने नेटवर्क बनाया है उसमें एरोज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। लाइक ये हमने नेटवर्क बनाया था, ये हमने सीधे एरो इस तरीके से लगाए, हम यहाँ से कोई एरो, इधर से एरो लेके इसके ऊपर हम कोई एरो नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है कि ये नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। एवरी नोड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एक्टिविटी प्रीसीडिंग इट एंड एटलीस्ट 1 एक्टिविटी फॉलोइंग इट। यानी कि
जो हर एक्टिविटी है, लाइक जैसे कि हमने ये नेटवर्क बनाया था, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इसने कहा है कि हर एक्टिविटी की एक प्रीसीडिंग भी होनी चाहिए और एक फॉलोइंग भी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इस टू को देखें तो ये जो है वो इससे पहले क्या आ रहा है, आपके पास 1 आ रहा है, और इसके आगे आप ये 4 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। ठीक है, ये इन दोनों को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है, और जो फॉलो किसको कर रहा है, ये 1 को कर रहा है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि एक्सेप्ट फॉर द नोड एट द वेरी बिगिनिंग एंड एट द वेरी लास्ट एंड ऑफ द नेटवर्क। यानी कि जहाँ पे आपका नेटवर्क एंड हो रहा है उसको, ये यानी कि एंड पॉइंट है हमारा और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको और इसको छोड़ के बाकी जो दरमियान में पूरा नेटवर्क होगा उसकी एक प्रीसीडिंग एंट्री भी होनी चाहिए, और उसके अलावा उसको फॉलो करने वाली भी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। आई होप सो कि ये सारे रूल्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आपका डमी एक्टिविटीज़ का है। ठीक है, यानी कि जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं, उस नेटवर्क को बनाने के दरमियान में कुछ मतलब, इसका मतलब क्या है जो मैं आपको मेन पॉइंट समझाना चाहती हूँ, मुझे कि कोई ऐसा काम जो हो रहा होता है, ठीक है, जो हम करते हैं लेकिन वो असल में नहीं होता। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें आपको ये काम जो है वो कर रहे हैं, लाइक आप घर की कंस्ट्रक्शन ही ले लें। अब घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपकी तकरीबन कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो एंड पे आपको ख्याल आता है कि अगर यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे होता, मतलब अगर आपने किसी रूम के साथ कोई साथ में जो है वो वॉशरूम अटैच करनी थी, लेकिन बाद में आप कहते हैं कि वो ना होती तो ज़्यादा बेहतर था, तो ये चीज़ आती है डमी एक्टिविटीज़ में। मतलब कोई ऐसी चीज़ हम दरम्यान में क्रिएट कर देते हैं जो होती नहीं है, लेकिन हम मतलब उसको तसव्वुर करते हैं, मतलब उसको फ़ोर्स कर लेते हैं। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ जाए तो फिर हम उसको एज़ कंसीडर करके उसको लेट करके हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसकी पहली डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर इज़ अ नीड ऑफ डमी एक्टिविटीज़ व्हेन द प्रोजेक्ट कंटेन ग्रुप ऑफ 2 आर द मोर जॉब्स विच हैव कॉमन प्रीडिसेसर्स, यानी कि जिनके कॉमन प्रीडिसेसर्स होते हैं। लाइक अगर आपने एक नेटवर्क बनाया है, इसी नेटवर्क को हम लेते हैं, यहाँ पे आपने एक नेटवर्क बनाया है, तो जो इसकी प्रीडिसेसर है, यानी कि 3 और 4 का जो प्रीडिसेसर है वो क्या है, 2 है। तो एक और आपका यहाँ पे नेटवर्क आता है जिसका प्रीडिसेसर आपका 2 ही है, तो आप यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से जो है वो डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक डमी एक्टिविटी क्रिएट करके उसको D1 D2 D3 का नाम दे सकते हैं। ये होता है डमी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो द टाइम टेकन फॉर द डमी एक्टिविटीज़ इज़ ज़ीरो। ठीक है, जो टाइम होता है वो क्या होता है, इसका ज़ीरो होता है। इसमें हम ये नहीं कहते कि 2 दिनों में ये काम होगा, 3 दिनों में होगा, 4 दिन, वो जस्ट एक जो है वो हम फर्जी तौर पर कोई भी चीज़ साथ में लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ whose precedence relationship is given below. Draw an arrow diagram to represent the project। अब हम इस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये पूरे का पूरा जो लेसन है CPM वाला, जो नेटवर्क वाला है, किस तरीके से नेटवर्क को बनाना है, ये पूरी की पूरी चीज़ आपको इसी एक एग्जांपल में समझ आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ए से लेकर आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं वो आई तक दिए गए हैं। ठीक है, ABCDEFGHI तक दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप साथ देखें तो यहाँ पे आपको लिखा गया कि फॉलोड बाय, कि ये फॉलो किसको करता है। ए जो है वो फॉलो करता है BC को, और इसका जो प्रीडिसेसर है वो क्यों भी नहीं है, जैसे कि हमने पीछे देखा था अपने फर्स्ट वाले जो इसके जो हमने रूल्स पढ़े हैं कि जो पहला होता है उसको छोड़ के बाकी हमने, पहला और आखिरी जो होता है उसको छोड़ के हमने बाकी सबका जो है वो प्रीडिसेसर और फॉलोइंग कोई ना कोई होना चाहिए। ये फॉलो तो करते हैं B और C A को, लेकिन इसका जो प्रीडिसेसर है, यानी कि A से पहले कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो B है वो किसको फॉलो करता है, D को फॉलो करता है, यानी कि B के बाद D आना चाहिए, और B से पहले क्या आना चाहिए, वो आपके पास C और A आना चाहिए। सेम इसी तरीके से C के बाद E और B आना चाहिए, और जो C से पहले है वो आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे A आना चाहिए। D के बाद आपका F आना चाहिए, और D से पहले आपका B आना चाहिए। E के बाद आपका G और F आना चाहिए, और E से पहले आपका C आना चाहिए। F के बाद आपका H आना चाहिए, और H के बाद आपका जो है वो H से पहले आपका E और D होना चाहिए। G के बाद आपका H और I आएगा, और उससे पहले जो है वो आपका E आएगा। उसके बाद आप देखें तो H के बाद आपका I आना चाहिए, और I इससे पहले आपका G और F आना चाहिए। I के बाद आप I किसी को फॉलो नहीं करता, उसके यानी कि जो आपका एंड पॉइंट है, और उससे पहले जो है वो आपका G और H आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे हम इसका नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम ग्राफ सी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे हमने एक नेटवर्क बनाया है। सबसे पहले इसको हमने सीरीज़ में जोड़ा है। ठीक है, कुछ जो है जो नेटवर्क सीरीज़ में होते हैं और कुछ जो है वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसको जोड़ दिया ABCD, नहीं, पहले हमने लिखा A फिर C फिर B। अब ACB हमने क्यों लिखा, हमने ABC क्यों नहीं लिखा। तो देखिए जो हमें टेबल दिया गया था उसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, इस टेबल को ध्यान से देखें।
ए जो है वो फॉलो करता है बी सी को, यानी कि ए के बाद बी और सी और ए दोनों मतलब सेम चीज़ें हैं, बी सी और सी ए। हम बी सी भी लिख सकते हैं और सी ए भी लिख सकते हैं। तो ए के बाद जो है वो बी सी आना चाहिए, ये प्रिसीड नहीं किसी को करता और ये कहता है कि बी से पहले आपको सी और ए चाहिए। तो जाहिर बात है बी ए के बाद सी होगा तो तब बी से पहले इसका सी और ए आएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप सी वाले पॉइंट को देखें, जो सी वाला थर्ड पॉइंट आप देखें तो सी से पहले इसको क्या चाहिए, ए चाहिए। दैट्स वाई हमने ये जो नेटवर्क है वो इस तरीके से बनाया है, ए सी बी फिर आगे डी एफ जी आई। अब ये जो नीचे आपको ये कुछ डमी एक्टिविटीज़ भी नज़र आ रही होंगी कि इनके जो प्रीसीड जिसको ये करते हैं ये इनके सेम है। जैसे ई को आप देखें तो ई वाले में कहता है कि ये सी है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इसको इसके साथ डिनोट किया है। और सी इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका एफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डमी एक्टिविटीज़ दरम्यान में क्रिएट हुई हैं। उसके बाद ई के बाद जी है, तो जी को क्या चाहिए, जी से पहले ई चाहिए था, दैट्स वाई हमने इसको इसके साथ डिनोट किया है। और जी के बाद इसको एच और आई चाहिए, तो यहाँ पे डमी एक्टिविटीज़ फिर इंक्लूड हुई हैं। जाहिर बात है जो एफ एच और आई है इस ये एफ़ का भी प्रीसीडेड है और जो जी है उसका भी प्रीसीड कर रहा है। दैट्स वाई जी को यहाँ पे डमी एक्टिविटीज़ क्रिएट करके एच और आई के साथ इसको मिला दिया है। आई होप सो कि इस चीज़ को आप को समझ आ गई होगी किस तरीके से हमने ये पूरा नेटवर्क बनाया है। और अब बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पूरा इसका निचोड़ है जिस चीज़ का, वो है हमारे पास क्रिटिकल पाथ, ठीक है। यानी कि क्रिटिकल पाथ को हम किस तरीके से यहाँ से फाइंड करते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम आपके जो हैंडआउट्स हैं उन्हीं के मुताबिक मैंने टॉपिक्स को बनाया है, उधर से एग्जांपल्स भी कुछ ली हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। उधर भी हम जाएंगे, अपने हैंडआउट्स को भी एक दफ़ा देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, जो रह जाएगा नोट से वो हम हैंडआउट से करेंगे। तो क्रिटिकल पाथ देखें, आफ्टर लिस्टिंग ऑल द एक्टिविटीज़ विद देयर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, यानी कि ये पूरा काम करने के बाद हम पूरी लिस्ट बनाने के बाद सारी एक्टिविटीज़ को उसके प्रेसिडेंस रिलेशनशिप के बाद वी हैव टू फाइंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि ये टाइम है, जो CPR है वो क्या है, टाइम है। तो हम क्या करते हैं कि उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए हम एक टाइम पीरियड जो है वो डिफाइन करते हैं। फॉर दिस वी मस्ट फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ विद द सीक्वेंस ऑफ द कनेक्टेड एक्टिविटीज़। ये पूरी जो एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, इनमें जो लार्जेस्ट होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, टाइम होता है, वो हम फाइंड करते हैं थ्रू द नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क एंड इट्स लेंथ डिटरमाइन द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि आपने एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क को बनाने के बाद आप जो आपके जो मैक्सिमम टाइम आता है, जिनके जो सबसे ज़्यादा टाइम आता है, वो क्या होता है कि वो आप क्या बताते हैं, यानी कि जो मिनिमम टाइम जब आप डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि जब आप क्रिटिकल पाथ निकालते हैं तो जो सबसे ज़्यादा टाइम होता है वो आपका मिनिमम टाइम होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें एक प्रोजेक्ट है, उसको आपने डिफ़ाइन किया, उसकी कंस्ट्रक्शन मॉडल बनाने के बाद आपने जो उसका टाइम पीरियड आपके पास आता है वो 23 डेज़ आता है। तो आप बताते हैं कि 23 डेज़ जो हैं वो कम से कम हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने में, ठीक है। अब इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं हम क्रिटिकल पाथ की भी। कंसीडर द नेटवर्क, यहाँ पे एक हमें नेटवर्क दिया गया है। अब इस नेटवर्क का हम क्रिटिकल पाथ जो है वो फाइंड करते हैं। अब पाथ सबसे पहले क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लें। द सेट ऑफ द नोड्स कनेक्टेड बाय द लाइन विच बिगिन एट द इनिशियल नोड ऑफ द नेटवर्क एंड एट द टर्मिनल नोड। यानी कि आपका जो पूरा ये एक नेटवर्क बना हुआ है, इसमें पाथ क्या है, जो नोड्स हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं लाइंस के ज़रिए, जिसमें एक इनिशियल नोड से स्टार्ट होता है और जो टर्मिनल नोड होता है उसके ऊपर ख़त्म होता है। लाइक ये नेटवर्क है, ये आपका 1 से शुरू हो रहा है और आपका 4 पे ख़त्म हो रहा है, और इसमें एरो के ज़रिए इसको जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे जो ये दरमियान में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो लाइंस के साथ 5, 7, 3, 6 और ये 6, ये इसकी ड्यूरेशन होती है। यानी कि इतना टाइम पीरियड जो है वो एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगेगा। यानी कि 1 से 3 तक जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो उसको ए का नाम दिया है और उसमें 5 डेज़ रिक्वायर्ड हैं। 1 से 2 तक जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उसको बी का नाम दिया और 6 डेज़ रिक्वायर्ड हैं। इसी तरीके से 2 से 3 और 3 से 4 या 2 से 4 हम इसमें जा सकते हैं। तो सबसे पहले पाथ देखते हैं कि कौन कौन से पाथ बनते हैं। पाथ हम इस तरीके से बनाते हैं कि जो पहले से शुरू होकर आखिरी तक हमें ले जाता है। यहाँ पे 3 तरीके हैं, इस नेटवर्क को अगर देखें तो 3 तरीके हैं हमारे पास, 1, 3, 4। यानी कि अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे 1, 3 और 4 इस तरीके से हम आ सकते हैं, या फिर हम इधर से आ सकते हैं 1, 2 और 4 में आ सकते हैं, या फिर हम जो है वो 1, 2, 3, 4 सब को लेके हम चल सकते हैं। देखिए एरोज़ को देखिए, 1 आ रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे और 3 आगे हमारा 4 पे जा रहा है। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं।
फिर हमने टाइम निकाला 1, 3 और 4। जब हमने 1, 3 और 4 को लिया तो दरमियान में जो हमारे पास इसकी ड्यूरेशन आ रही थी वो क्या आ रही थी, यहाँ पे देखिए 5 हमारे पास दिया हुआ है और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारे पास 3 दिया हुआ है। यहाँ पे 5 + 3 यानी कि 8 डेज लगते हैं। जब हमने 1, 2, 3, 4 लिया तो इसकी जो ड्यूरेशन आ रही थी वो क्या आ रही थी, 6, 7 और 3 आ रही थी। ठीक है, 6, 7 और 3। तो यहाँ पे इनको ऐड किया तो हमारे पास 16 आया। फिर जब हमने 1, 2 और 4 को लिया तो यहाँ पे हमारे पास 6 और 6 आ रहे थे, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास 12 आया। तो हमने क्या कहा था कि जो मैक्सिमम होता है नंबर आपका आएगा वो आपका मिनिमम लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड होगा जिसको आपने इतने दिनों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ये नीचे मैंने एक स्टेटमेंट दी है, इसको आप रीड करें। द पाथ कनेक्टिंग द नोड्स 1, 2, 3 एंड 4 constitute the longest path and hence 1, 2, 3, 4 is the critical path. The minimum time to complete the project, the time taken for the longest path namely 16 days। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 16 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो फिर वो आपके लिए जो है वो नुकसान हो सकता है। और अगर आप इससे कम टाइम लगाना चाहते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि 16 से भी कम टाइम में आप कंप्लीट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ा देंगे और किसी भी तरीके से आप लेबर्स को बढ़ा के, रिसोर्सेज को बढ़ा के, मशीन्स को बढ़ा के अपना जो टाइम है, काम है, वो आप 16 से भी कम डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और जो है वो बेसिक रूल्स हैं। इसमें क्या आता है कि लूपिंग एंड डैगलिंग इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, जब हम जो है वो बना रहे होते हैं, हमारा जो नेटवर्क बनेगा उसमें हम लूपिंग नहीं कर सकते और डैगलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि लूपिंग वही बात जो अगर मैंने आपको बता दी, और डैगलिंग भी सेम इसी तरीके का होता है कि हम चीज़ों को जो है वो बार बार रिपीट नहीं कर सकते या दरमियान में अपनी टांग नहीं अड़ा सकते कि कोई काम है उसका पूरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, किसी अच्छे बंदे ने जिसको इस चीज़ का पता है, किसी ने और ऑपरेशंस लगा के उसको पूरा कंसेप्ट, पूरा मॉडल तैयार किया है, ऑब्जर्व किया है, फिर उसको डिफ़ाइन किया प्रॉब्लम को, फिर उसका मॉडल तैयार किया, फिर सोल्यूशन निकाला और फिर इम्प्लीमेंटेशन पे पहुंचा है, तो वो चीज़ दरमियान में अलाउ नहीं होती। मर्ज नोड मैनी टू वन, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम नोड्स को मर्ज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो आपका अगर आपकी जो ट्रेन है, ट्रेन का स्टेशन, वो क्या होता है कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो आते हैं और वो एक ही ट्रेन में बैठ जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब जब एक ही ट्रेन में वो बैठते हैं तो वो जब ट्रेन चलने लग जाती है तो दूसरा जो इसका पॉइंट होता है वो ब्रस्ट नोड होता है, वो 1 टू मैनी, यानी कि ट्रेन एक ही होती है, पैसेंजर एक ही ट्रेन में जा रहे होते हैं, उन सब का जो है वो टिकट्स उन्होंने उसी ट्रेन का लिया हुआ होता है, उनका तरीका सेम होता है। वो बहुत सारी जगहों से आके एक जगह पे पहले इकट्ठे होते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और फिर आगे 1 टू मैनी, यानी कि उस एक ट्रेन में से जब ट्रेन बहुत सारे स्टेशन पे रुकेगी तो वो हर कोई जिसको जहाँ जाना होगा वो अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा, तो वो आपका ब्रस्ट नोड होता है। ये बस बेसिक सी चीज़ है, ये आपके इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं थी, जो आपके हैंडआउट्स उसमें नहीं है, लेकिन मैंने आपको एडिशनल तौर पे बता दी है कि ये चीज़ें भी नेटवर्क में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जिनको हमने टाइम एक्टिविटीज़ का नाम दिया है। टाइम एक्टिविटीज़ में कौन कौन से टाइम होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। इसको आप लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम भी कह सकते हैं। इनको फाइंड करने का भी एक बेसिक तरीका होता है, वो भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। और इनकी जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ देखते हैं और जो इसकी एग्जाम्पल है वो हम करेंगे हैंड आउट से। तो सबसे पहले देखें अर्लीस्ट स्टार्टिंग की डेफिनेशन क्या, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट एंड इज़ गिवन बाय द अर्लीस्ट टाइम टू द टेल इवेंट। क्या है कि ये जो सबसे पहला पॉइंट आपका होगा वो क्या हो, उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने का जो सबसे पहला पॉइंट होगा और टेल इवेंट को दिया जाएगा, ये वो टाइम है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कौन सा टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जो कि जो आपका जो टाइम होता है, जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है उसको आप ड्यूरेशन में ऐड करते हैं टू द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट इसको आप डिफाइन कर लें, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन फिनिश एंड इज गिवन बाय एडिंग द ड्यूरेशन टाइम टू द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यानी कि जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमें दिया गया होगा उसमें हम अगली की ड्यूरेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम कितने टाइम में अपने जो काम है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या, लेटेस्ट
इवेंट टाइम ऑफ द हेड इवेंट, जो हेड इवेंट होता है उसका लेटेस्ट टाइम होता है, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को कैसे हम जो है वो करते हैं, निकालते हैं, लेटेस्ट पॉसिबल टाइम बाय विच एन एक्टिविटी स्टार्ट एंड इज़ गिवन बाय सब्ट्रैक्टिंग द ड्यूरेशन टाइम फ्रॉम द लेटेस्ट फिनिश टाइम। यानी कि जो हमने ये जो दोनों टाइम है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है उसको हम ऐड करते हैं, और ये हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हमने नेटवर्क बनाया होता है उसके पहले नोड से स्टार्ट करते हैं, टेल इवेंट से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम है, या लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम है, ये आपका जो है वो क्या होता है, हेड इवेंट से स्टार्ट होता है, जिनके आखिरी से स्टार्ट होता है, आखिर से हम पीछे आते हैं और चीज़ों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, तो आपके पास ये लेटेस्ट जो है वो स्टार्ट टाइम आपके पास आ जाता है। कुछ नोटेशंस हैं जो यूज़ होती हैं टाइम्स के लिए। अर्लीस्ट टाइम ऑफ द टेल इवेंट, इसके लिए आई ई यूज़ होता है। लेटेस्ट टाइम ऑफ द टेल इवेंट, इसके लिए आई एल यूज़ होता है। उसके बाद अर्लीस्ट टाइम ऑफ द हेड इवेंट के लिए जो टेल है उसके लिए आपका आई यूज़ होता है, और जो मतलब जो सिंपल सी चीज़ है, जो टेल है वहाँ पे आपका आई यूज़ होगा, और जो हेड है वहाँ पे आपका जे यूज़ होगा। उसके बाद अर्लीस्ट और लेट के लिए आपका ई और एल जो है वो साथ आपका यूज़ होगा। टाइम इवेंट की एग्जांपल एक यहाँ पे भी मैंने सॉल्व किया, इसको पहले देख लेते हैं, और फिर जो आपके हैंडआउट्स पे एग्जांपल है उसको भी आपको मैं समझाती हूँ। सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपको एक नोट दिया, नेटवर्क दिया हुआ है, जिसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ है, 1 से 2 जा रही हैं, 1 3 पे जा रहा है, 2 8, मतलब ये किसी भी तरह का ज़रूरी नहीं कि ये तरतीब से हो 1 2 3 4 5 6, ये कहीं से भी मतलब इसको हम बना सकते हैं। फिर जो 3 है वो किसको प्रिसीड कर रहा है, उसके क्या है, 8 और 7 है, 7 फिर आगे 11 पे आ रहा है, और 8 भी आपका 11 पे आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारी फर्स्ट वाला टाइम होता है, जो टाइम इवेंट होता है फर्स्ट वाला, वो हमारा 0 होता है। उसके बाद अगर आप 2 पे जाएँ तो 2 का जो है वो हमारे पास क्या है, 16 है। 3 के ऊपर अगर आप जाएं तो 3 के साथ क्या आएगा, 20, आपका इसका जो ड्यूरेशन है वो 20 है। अगर आप 7 के ऊपर जाएं तो 7 को क्या क्या चीज़ फॉलो कर रही है, यहाँ पे इसको 1 भी फॉलो कर रहा है, और उसके बाद साथ में इसको क्या फॉलो कर रहा है, 3 भी फॉलो कर रहा है। तो 1 के ऊपर क्या था हमारा, 20 था, और 3 पे हमारा क्या है, 15। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। ये 16 और 20, जो 1 है वो 0 है ना, तो जब आपने 2 जो है वो 1 को फॉलो करे तो 0 + 16 आपका 16 आएगा। सेम इस तरीके से 3 में 0 + 20, तो आपका यहाँ पे 20 आएगा। आगे आप देखें तो 8 को अगर आप देखें तो 8 में 16 + 15 भी हो सकता है, 20 + 10 भी हो सकता है, 20 + 15 + 3 भी हो सकता है। अब ये कैसे हमने लिखा है इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 को क्या क्या चीज़ फॉलो कर रही है। सबसे पहले हमने कहा कि 16 और 15, 16 15 कैसे, 1 और 2 को ये जो है ये फॉलो कर रहा है, तो 16 + 15 जो है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। फिर 20 + 10 भी हो सकता है, क्योंकि 8 को 3 भी फॉलो कर रहा है, और 3 से पीछे हमारे पास क्या है, 1 है, तो 20 + 10 भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद 20 + 15 + 3, 20 + 15 + 3 यानी कि 3, और फिर आगे 7 भी 8 तक जा रहा है, तो दैट्स वाई हमने इन तीनों। अब इनमें से सबसे जो बड़ा पॉइंट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, 20 + 15 + 3 38 आता है, इन दोनों को ऐड करें तो इससे कम आता है, इनको ऐड करें तो इससे कम, दैट्स वाई यहाँ पे हमने 38 लिया। उसके बाद सेम इस तरीके से आप 11 को देखें तो यहाँ पे भी 3 तरीके हो सकते हैं, जो इसका सबसे बड़ा आएगा वो 35 + 16 होगा। जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 51 आएगा। अब ये कैसे लिया है हमने, जहाँ पे 8 के ऊपर हमारा क्या आया था, 38 आया था, दैट्स वाई हमने 38 + 12 लिखा है। उसके बाद जो 7 है, 7 के ऊपर हमारा 35 आया था, दैट्स वाई हमने 35 + 16 लिखा है। तो हमारे यहाँ पे जो 51 है। अब देखें कि इनमें 38 और 51 और 35 में जो लॉन्गेस्ट है वो क्या है, 51 है। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारे पास क्या लगेंगे, 51 डेज लगेंगे, और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तो अब हम अर्ली स्टार्ट और अर्ली जो फिनिश टाइम था, और जो हमने इसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं, उसकी अभी हम एग्जांपल देखते हैं, या मैं आपको समझाती हूँ कि हम फाइंड किस तरीके से करते हैं, और बाकी जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपको एक नेटवर्क मॉडल दिया गया है, इस नेटवर्क को आप देखें। ठीक है जी, आपको एक नेटवर्क दिया गया। अब जो है वो ये क्या है कि 1 से 2, 2 से ये 3, मतलब ये जो 3 वाला है, ये दरम्यान में एक डमी वेरिएबल है। आपने देखा था कि डमी वेरिएबल को हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, और इसके लिए कोई टाइम पीरियड हम जो है वो डिफाइन नहीं करते।
लेकिन यहाँ पे हम अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश की बात करें तो उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि डमी वेरिएबल्स जो होती है एक्टिविटीज़, उनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो फिर आगे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 1 से लेकर 6 तक एक मॉडल दिया गया है। यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटीज़ ABCD के नाम से दिख रही होंगी, और साथ में जो है ये आपको कुछ ड्यूरेशन दी हुई है, जैसे कि 3, 10, 7, 4, 12 और नीचे यहाँ पे 4। अब ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ये अब हमने फाइंड करना है। तो जो सबसे पहले वाला पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या था, हमने पढ़ा था कि वो हमारा 0 होगा, ठीक है, जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे वो 0 होगा। और नेक्स्ट जो हम फाइंड करेंगे, जो हमारा जो फिनिश टाइम होगा, ठीक है, वो जो हम निकालते हैं वो हमारा क्या है, हम जो हमारा अर्ली स्टार्ट टाइम होता है उसको हम ऐड करते हैं ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास 0 था, 0 को हमने 10 में ऐड किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में हमारे पास 10 आ जाएगा। आगे चलें तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा 10 रहेगा। और नेक्स्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो लेट स्टार्ट वाला होता है, फिनिश वाला जो हमारा होता है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा ड्यूरेशन होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं जो हमारा अर्ली स्टार्ट टाइम होता है। ये 10 पे हो रहा है तो 10 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 17 आ जाएगा। आगे चलें तो फर्स्ट वाला आपका 17 है, 17 में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो आपका जो है ये 21 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो दरम्यान में लाइन्स के साथ जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये इसकी ड्यूरेशन होती है, यानी कितने टाइम पीरियड में आपका ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। आगे आप आएँ तो यहाँ पे आपका 21 आएगा, और 21 में जब आप 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 33 आ जाएगा। ये आपका हो गया अर्ली स्टार्ट वाला पोर्शन। अब नीचे आएँ तो लेट वाले को अगर आप देखें, इस साइड पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से आप 1, 3, 5 और 6 तक अगर हम आए, पहले हमने देखा था जो एक्टिविटी हमने बनाई थी वो कहाँ से बनाई थी, 1, 2, 4, 5 और 6 तक हम आए थे। अब जो हम करेंगे वो हमारा आएगा 1, 3, 5 और 6 तक आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं था, ये मैंने आपके इजी के लिए यहाँ पे इसको लिखा है। यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे 0 और 3, सबसे पहला 0 और नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, तो 0 + 3 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आप आगे आए तो 3 और 3 + 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 था, 3 + 4 आपने किया, ये ड्यूरेशन 4 3, तो आपके पास यहाँ पे नीचे 7 आ जाएगा। आगे आप आए तो आपका 7 और 7 आएगा, 7 में आप 12 को ऐड करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। आई होप सो कि इस चीज़ की समझ आपको आ गई होगी। उसके बाद जो लेट स्टार्ट और लेट फिनिश वाला प्रोग्राम हमने देखा था उसमें भी सेम यही तरीका है, लेकिन हमने क्या कहा था कि ये हेड नोट से स्टार्ट होता है, यानी कि एंड पॉइंट से हमारे पास ये स्टार्ट होगा। वो जो हमने स्टार्ट किया था अर्ली वाला वो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट से, इधर से हम इस साइड पे आए थे। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम लास्ट से पीछे चलेंगे। तो आ जाए देखते हैं, यहाँ पे देखें आपका क्या है, 21 और 33 है। अगर आप इस 33 को लें, 33 माइनस 12 आपका यहाँ पे 21 बन जाएगा, और 21 - 4 इनके 33 में से आपने इसकी ड्यूरेशन को माइनस किया 12 को तो आपका 21 आ गया। 21 में से आपने इसकी ड्यूरेशन को माइनस किया 4 को तो आपके पास यहाँ पे 17 आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो मैंने लिखा है, इसने दिया हुआ नहीं था, ये ऊपर वाली ही है, ये वाली आपकी ड्यूरेशन नीचे आ रही है तो उसको मैंने दोबारा से यहाँ पर राइट कर दिया है। फिर आप आगे आएँ तो आपने क्या किया, 17 में से 4 को माइनस किया, 17 में से 7 को माइनस किया तो 10, और 21 में से 4 को माइनस किया तो आपका यहाँ पे 17 आ जाएगा। मतलब आपने एंड से पीछे आना है और जो ड्यूरेशन हमने ऐड की थी उसी को माइनस करते आना है। अगला जो हमारा है वो है स्लैक और फ्लोट का। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम नोट से देखते हैं, और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमने कैसे यहाँ पे स्टार्ट की थी। तो नोट्स पे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो आपका स्लैक और फ्लोट एक ही चीज़ है। अच्छा, ये इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है स्लैक और फ्लोट का, यानी कि कोई एक ऐसा आपका प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही लेंथी है और आपको लगता है कि उसमें आपको बिल्कुल ख़ुद का ख्याल रखने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप रिलैक्स नहीं कर सकेंगे ख़ुद को। तो स्लैक और या फ्लोट ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब आप एक इस तरीके से चीज़ को फाइंड करते हैं, उसको तरतीब देते हैं, जो आपके पास आपका नेटवर्क दिया गया होता है, इस तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हैं। जो क्रिटिकल पाथ आप निकालते हैं वो इतना निकालते हैं कि आप जो है वो इजीली अपना काम भी कर सकेंगे, आपको रेस्ट करने के लिए भी वहाँ से टाइम मिल जाएगा। तो ये मतलब इसका जो बेसिक चीज़ है वो ये है स्लैक और फ्लोट की। तो देखते हैं कि किस किन टाइप की जो होती है। सबसे पहला जो है वो इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है, टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन एक्सपेंड विदाउट अफेक्टिंग अदर एक्टिविटीज़, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं, जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते। इट इज़ कंप्यूटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टेल लिमिट स्लैक फ्रॉम द फ्री फ्लोट। जो फ्री फ्लोट होगा उसमें से हम माइनस करेंगे
टेल इवेंट को, और जो डी है ये आपकी यहाँ पे ड्यूरेशन है, इसका फार्मूला देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने माइंड में रखना है, इनकी डेफिनेशंस और फार्मूला। डेफिनेशन याद हो ना हो लेकिन फार्मूला आना चाहिए, लेकिन डेफिनेशन आएगी तो फार्मूला इजीली आपको समझ आ जाएगा। I इज इक्वल टू जे ई माइनस जे एल माइनस डी। डी जो है वो आपकी ड्यूरेशन है, और अगर ये नेगेटिव इनका आंसर आ जाए तो फिर जो आपकी वैल्यू आएगी आई की वो आप ज़ीरो रखेंगे। फ्री फ्लोट क्या होता है? टाइम टेकन बाय विच एन एक्टिविटी एक्सपेंड विदाउट अफेक्टिंग सब सीक्वेंट एक्टिविटी। ठीक है, इसमें जो सब सीक्वेंट एक्टिविटी होंगी उनको डिस्टर्ब किए बगैर हम इसको निकालते हैं, और इसका फार्मूला देख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू जे ई माइनस आई ई माइनस डी। और लास्ट में आपका जो है वो टोटल फ्लोट है, टाइम टेकन बाय विच एन एक्टिविटी एक्सपेंड विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टी इज इक्वल टू जे आई माइनस आई ई माइनस डी। ठीक है, जिनके फार्मूले हैं इनको आप जो है वो देख लें, और बस ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और जब आपको फ्री ये जो आपने पीछे पढ़ा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इनकी ये जो नोटेशंस है ये आनी चाहिए, और इनको कैसे फाइंड करने ये तरीका आपको आना चाहिए। जब ये आपको आ जाएगा तो आप जो है ये स्लैक्स जो हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, एक टेबल दी गई, इसमें एक्टिविटीज़ भी है और ड्यूरेशन भी है। इसके लिए जो है वो नेटवर्क भी जो है वो ड्रा करना है, क्रिटिकल पाथ भी, और फिर टोटल फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट्स को भी जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फ्लो जो बना लेंगे, नेटवर्क हमने बना लीजिए। हैंडआउट्स पे आपको ऐसे ही रफली सा दिया हुआ था, साथ मैंने इसको थोड़ा सा ड्राइंग जो है वो बनाई है, बहुत रफ सी है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। 1 से 2 गए, 2 से 3 और 3 से 4, 4 से 5, यहाँ से 1 से 3 आ सकते हैं, 3 से 4 और 4 से 5। ये आपको यहाँ पे इस टेबल में जो एक्टिविटीज़ हैं इनको देख के आपको इसकी समझ आ जाएगी। 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 4 और 4 से 5, इन सब को आपस में हमने जोड़ना है, जो एरोज होते हैं उनको यूज़ करते हुए। उसके बाद यहाँ पे हमने वही अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश और को फाइंड किया, जो मैंने आपको पिछली एग्जांपल में समझा दी कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। सेम वही तरीका है, और इसी तरीके से लेट स्टार्ट और लेट फिनिश टाइम। अभी हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो क्या है? टोटल स्लैक, फ्री स्लैक और इंडिपेंडेंट स्लैक। यहाँ पे हमने 1 से 2 एक्टिविटी को लिया, इसका जो टोटल स्लैक है वो हमारे पास 0 है, फ्री स्लैक भी 0 और इंडिपेंडेंट स्लैक भी 0 है। इनके फार्मूले मैंने तीनों के आपको बता दिए हैं, उनको आपने फाइंड करना है वही फार्मूला यूज़ करके। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको अब कोई भी इसमें टेंशन नहीं होगी कि ये किस तरीके से हमने लिया है। फिर इस तरीके से 1 से 3, 2 से 3, 4 से 5 ये हमने सिमिल्टेनियसली इनके जो स्लैक्स हैं निकाल लेने हैं या फ्लोट्स निकाल लेने हैं। और जहाँ पे आप देखें कि जो आपकी जितने जो आपके स्लैक्स होंगे वो तीनों के तीनों अगर ज़ीरो आ जाएं तो वो आपकी क्रिटिकल पाथ होते हैं, वो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो देखें यहाँ पे जो 3 हैं जिनके 1 से 2 है, उसके बाद आप देखें तो 2 से 3 है, फिर 3 से 4 और 4 से 5। ये तीनों जो हैं, इन तीनों एक्टिविटीज़ के स्लैक्स ज़ीरो आ गए, तो ये आपके जो है वो क्रिटिकल पाथ हैं। ये आपके क्रिटिकल पाथ है। फिर इनकी ड्यूरेशंस को लेके 1 2 3 4 1 2 4 5 1 2 3 4 5 और 1 3 4 5, यानी कि इसको यूज़ करते हुए हम किस तरीके से 5 तक आ सकते हैं। देखें तो 1 2 4 5, यानी कि 1 2 4 5 से भी हम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 से भी हम आ सकते हैं, 1 3 4 5 से भी हम 5 तक आ सकते हैं। यानी कि स्टार्ट पॉइंट से हमने शुरू करना होता है और एंड पॉइंट तक जाना होता है। सीधी एक डायरेक्शन में कोई भी एरो को चेंज किए बगैर हमने जाना होता है। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। ये आपके क्रिटिकल पाथ आ गए, जो सबसे लार्जेस्ट यानी कि 46 डेज आपको रिक्वायर होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगला जो लेक्चर है वो PERT मॉडल के ऊपर है। हम अगले तीनों लेक्चर्स जो हैं वो अपने अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आप इजीली जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर मेंशन कर दूँगी, वहाँ व्हाट्सअप कीजिए, आपको नोट्स जो हैं वो ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी इसकी कॉस्ट है, आपको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स को लीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।